हेलो, वेलकम टू ज़ेन स्टडी। इस वीडियो में हम लोग आज के पेपर में जितने भी सिग्निफिकेंट इश्यूज या आर्टिकल्स आए हैं उनके बारे में डिस्कशन करेंगे और देखेंगे उनमें क्या आर्ग्यूमेंट्स दिए गए हैं और उनसे हम क्या सीख सकते हैं। सो लेट्स बिगिन। तो आज के फ्रंट पेपर में सभी में एक न्यूज़ है कि बांग्लादेश में एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट वापस से चालू हो गए हैं। पहले ये प्रोटेस्ट एंटी कोटा सिस्टम के अगेंस्ट थे, जो कोटा या रिजर्वेशन मिलता था फॉर फ्रीडम फाइटर्स एंड देयर ग्रैंड चिल्ड्रन एंड चिल्ड्रन। अब वो ट्रांसफॉर्म हो गया है एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट्स में। तो हम लोग इस चीज को देखते हैं और देखते हैं हम लोग इससे क्या सीख सकते हैं। तो रिसेंटली प्रोटेस्ट चालू हुए थे। अब ये कहा जा रहा है कि गवर्नमेंट के अगेंस्ट मिसट्रस्ट बहुत है, बिकॉज ये आर्गुमेंट दिया जा रहा है कि बांग्लादेश इज नो लॉन्गर अ हेल्दी डेमोक्रेसी, क्योंकि इलेक्शंस में बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज पार्टिसिपेट नहीं करते हैं और इसीलिए बहुत लोग वोट नहीं देने जाते। इसलिए देयर इज ए वाइड गैप बिटवीन द ओपिनियन ऑफ द रूलर्स, द गवर्नमेंट और सिटीजन्स। क्योंकि इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव एक ही पार्टी के हैं और गवर्नमेंट बहुत सालों से वही चला रहे हैं, तो एक डिस्ट्रस्ट हो गया है सिटीजन्स में और पॉलिटिशियंस में या रूलिंग एलीट में। तो बहुत ज़्यादा दूर है उनके जो रियल प्रॉब्लम्स है। अब उनको रिप्रेजेंट करने के लिए, बोलने के लिए कोई नहीं है, क्योंकि जो दूसरी पार्टीज हैं वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करती है और इसलिए लोग वोट नहीं दे रहे हैं। तो ऐसा कह सकते हैं कि जो रूलिंग एलीट है वो जनता से बहुत दूर हो गया है। तो इसीलिए कोई भी छोटा सा भी कोई इंसिडेंस होता है तो उसका एक बहुत बड़ा फॉर्म निकल के आता है एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट में। ऐसा पूरे दुनिया में देखा गया है और अब हम लोग अपने नेबरहुड बांग्लादेश में देख रहे हैं। तो इससे एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जनरेट होता है जो हम लोग सीख सकते हैं। सवाल ये है कि बांग्लादेश जैसे या फिर पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में इतना रिजर्वेशन पे या गवर्नमेंट जॉब्स पे इतना फोकस क्यों हो जाता है या किया जाता है, या उसका इतना इम्पोर्टेंस क्यों है हम लोगों के सोशल लाइफ में। तो अगर इस चीज़ को हम लोग डीप डाइव और डीप थॉट देंगे तो पहले देखेंगे कि जो इकोनॉमिक सिस्टम हम लोग फॉलो कर रहे हैं उसमें लिमिटेड इंटरप्राइज का पार्टिसिपेशन है और इससे बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं होता है। तो प्रॉब्लम ये है कि हम लोग का पॉपुलेशन ज़्यादा है और बहुत लिमिटेड सेक्टर्स में वाइड रेंज ऑफ एम्प्लॉयमेंट है। और दूसरा चीज़ ये है कि पूरा इंडियन सब कॉन्टिनेंट में एजुकेशन लेवल टैड बेटर है फ्रॉम अदर रीजन्स या जो हम लोग के लेवल के अफ्रीकन कंट्रीज हैं। तो हम लोग के एजुकेशन तो मिल जाता है, बट ऑन द फर्दर साइड उस लेवल का एम्प्लॉयमेंट सेक्टर जो इन सब एजुकेटेड लोगों को एब्जॉर्ब कर पाए वो सेक्टर मिसिंग है। तो ये एक रीज़न बनता है कि एजुकेटेड होने के बाद भी आप अगर नॉन मैनेजरल पोस्ट पे या कोई भी फिजिकल लेबर वाला काम करे, मे बी एक टेक्नीशियन भी काम करे, तो इट इज़ सीन एज अ वेस्ट ऑफ रिसोर्सेज या उसको एज अ ऑफेंस माना जाता है कि लोग अपना टैलेंट वेस्ट कर रहे हैं या उसको रिस्पेक्ट नहीं दिया जाता है। तो हम लोग ऐसा कह सकते हैं सोशली हम लोग लेबर क्लास का रेस्पेक्ट नहीं है या फिर लेबर्स को उतना रेस्पेक्ट नहीं मिलता है कि अगर कोई लेबरियस काम कर रहा है तो उसको उस लेबर को रेस्पेक्ट नहीं मिलता है और ज़्यादा रेस्पेक्ट कोई पावर सेंटर का या जो पावर होल्ड कर रहा है उसको ज़्यादा रेस्पेक्ट मिलता है। तो हमारी सोसाइटी में एक जनरल टेंडेंसी क्रीप इन हो गया है। पहले ऐसा नहीं था, आज से 1000 साल पहले या सोसाइटी हमें सिविलाइजेशन ऐसा नहीं था। ये ओवर अ पीरियड ऑफ लास्ट 300 ईयर्स जब कॉलोनियल सिस्टम आया उसमें ब्यूरोक्रेसी बहुत इंपॉर्टेंट पावर सेंटर बन गया और उसमें एलीट इंडियंस जो एजुकेटेड होते थे वही पार्टिसिपेट करते थे। क्योंकि उस जमाने के इकोनॉमिक सिस्टम जो ब्रिटिशर्स ने खराब कर दिया उसमें पार्टिसिपेटरी प्रोडक्शन होता था। हर एक कास्ट, एक क्लान का एक प्रोडक्शन क्लास होता था और वो एक स्पेसिफिक गुड प्रोड्यूस करते थे और उसी से उसका रिकॉग्निशन होता था और उसी से उसका रिस्पेक्ट होता था। अब वो इकोनॉमिक सिस्टम खत्म हो गया और इवेंचुअली पावर सेंटर्स बन गया ब्यूरोक्रेसी और इंडियन ब्यूरोक्रेट जो इंडियन एजुकेटेड एलीट्स में से आए। इवेंचुअली वो सिस्टम खत्म हो गया और लेबर को एज अ सेकेंड क्लास सिटीजन या सेकेंड क्लास इंडिविजुअल हम लोग देखने लगे और वो हम लोगों के ओपिनियन और आइडिया में बैठता चला गया और आज भी शायद ऐसा ही है।
और अगर हम लोग मॉडर्न, क्योंकि उस चीज़ को भी लगभग 200 साल हो गए हैं, तो हम लोग अब मॉडर्न इकोनॉमी या इंडस्ट्रियलाइज्ड इकोनॉमी में पहुंच चुके हैं। तो इंडस्ट्रियल इकोनॉमी इंडियन सब कॉन्टिनेंट में इनसफिशिएंट है सब लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने के लिए। तो मेरा ये ओपिनियन है कि हम लोगों को इंडस्ट्रियल मॉडल या इंडस्ट्रियल मॉडल ऑफ इकोनॉमी से बियॉन्ड देखना पड़ेगा टू हैव एवरीवन ऑन द एम्प्लॉयमेंट स्केल। किसी न किसी को किसी ना किसी एम्प्लॉयमेंट में रहना पड़ेगा टू हैव अ बेटर सोसाइटी, टू हैव अ सेंस ऑफ पार्टिसिपेशन इन द सोसाइटी। तो एक दो रीजन तो ये हो गया। और जो हम लोगों का एजुकेशन सिस्टम है उसको हम लोग ये कह सकते हैं वो डिग्री प्रोड्यूस करने वाली फैक्ट्री है, बट ऑन द अदर साइड हम लोगों के पास वो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन नहीं है जो डिग्री होल्ड करते हैं, उसको हम लोग एसिमुलेट कर पाए। तो ये तीनों चीज इनडायरेक्टली जुड़ी है और इससे एक सोशल नैरेटिव बन के आता है कि हम लोग जो नॉन मैनेजेबल पोस्ट है उसका रिकॉग्निशन या उसका रेस्पेक्ट नहीं है। तो कोई भी एजुकेटेड इंडिविजुअल होता है उसको मैनेजेबल पोजीशन ज़्यादा क्लैमर देता है और इवेंचुअली ये चीज़ें आगे बढ़ती है और कभी ना कभी किसी ना किसी फॉर्म में सोशल अनरेस्ट बीट इंडिया बीट बांग्लादेश में हम लोग देख पाते हैं। और स्पेसिफिकली बांग्लादेश में ये अनरेस्ट इसीलिए है, ये बात शुरू हुई थी कोटा सिस्टम पे। तो कोटा अलाउ करता है टू गेट इनटू गवर्नमेंट जॉब्स या गवर्नमेंट सर्विसेज। बांग्लादेश एक सैचुरेटेड इकोनॉमी है, वहां पे सिंगल एक सेक्टर है टेक्सटाइल, और टेक्सटाइल सेक्टर में नॉन मैनेजरल पोस्ट ज्यादा है इन कंपैरिजन टू मैनेजरल पोस्ट। तो एजुकेटेड इंडिविजुअल के पास हमेशा ये बहुत कम चांस बचता है टू हैव अ डिसेंट लेवल ऑफ जॉब, बिकॉज जो प्राइवेट सेक्टर है टेक्सटाइल सेक्टर बांग्लादेश का, उसमें उनका जाने का चांस बहुत लिमिटेड है, और जाए अगर एम्प्लॉयमेंट है भी तो मोस्टली नॉन मैनेजरल लेबर क्लास के रोल में है। तो उनके लिए यही ऑप्शन बचता है टू हैव अ बेटर लाइफ टू गेट इनटू गवर्नमेंट सर्विसेज। और गवर्नमेंट सर्विसेज में क्योंकि 30 to 40% या 30% रिजर्वेशन था, तो इसलिए एक रेजेंटमेंट था कि इसको रिड्यूस किया जाए, और इवेंचुअली इसके चलते अनरेस्ट होता है, और इवेंचुअली वी आर हियर कि अब वो एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट जो कि डेमोक्रेसी के नहीं होने की वजह से हम लोग अभी देख रहे हैं। अब एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ जो साइबर सिक्योरिटी पे रिलेटेड है। तो हम लोग ये न्यूज़ द हिंदू में है और इससे हम लोग दो चीज़ें सीखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल कि CERT-N सर्ट इन एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि ये कंटिन्यूसली देखता है कि हम लोगों का साइबर स्पेस जो है वो सिक्योर है या नहीं, और वो अलाउ करता है सिटीजन को कि अगर आपको कोई ऐसा वल्नरेबिलिटी दिखे तो आप हमें बताएं, विल फिक्स इट। तो रिसेंटली एक साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट थे, उन्होंने ये एक लूप होल देखा जिसमें से रेलवे के पैसेंजर्स का आप डेटा देख सकते हैं या उनका पर्सनल डेटा कि वो कहाँ से टिकट बुक किया उन्होंने, वो कहाँ जा रहे हैं, ये सब आप एक्सेस कर सकते हैं। तो इस चीज़ को उन्होंने देखा और ही रिपोर्टेड टू CERT-N। रिपोर्ट करने के बाद ही रिपोर्टेड दैट ऑन 23 जुलाई, और 5 अगस्त आते आते mere 2 weeks it was fixed. So we should give credence to the awareness of this concerned citizen, goes by the name Nilab Rajput, and CERT-N that proactively engaged and fixed the flaw in the system. अब हम लोग देखते हैं कि क्या इसके इश्यूज हैं कि एक सिंपल वल्नरेबिलिटी भी आपका डेटा लीक कर सकता है या फिर उसको किसी भी आपके अगेंस्ट या सोसाइटी के अगेंस्ट यूज किया जा सकता है। पुट्टास्वामी जजमेंट के बाद प्राइवेसी एक मेजर इशू है, और प्राइवेसी में सबसे पहला आता है आजकल, क्योंकि डिजिटल लाइफ है तो आपका डिजिटल डेटा जो आपका पर्सनल डेटा बनता है। तो सिटीजन का डेटा लीक हो रहा है कहाँ से? तो एक गवर्नमेंट की वेबसाइट से। दिस शोज कि कितना भी आप फूल प्रूफ सिस्टम बना ले, देयर विल बी सम मिसिंग पीसेस। इसीलिए हमेशा एज ए सिटीजन
और एज एन ऑर्गेनाइजेशन CERTN को हमेशा अवेयर या विजिलेंट रहना पड़ेगा टू प्लग दीज लूप होल्स। कभी भी ये वनरेबिलिटी एक्सप्लॉइट किया जा सकता है बाय एनी क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन या फिर हमारे एनिमीज। अब एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ कि गुजरात गवर्नमेंट हैज़ एक्सटेंडेड द फिशिंग बैन। और ये एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ हम लोगों की सीखने के लिए इसलिए भी है क्योंकि ये बैन 15 डेज से एक्सटेंड किया गया है। रीज़न ये दिया गया है कि ये डिसीजन कलेक्टिव इंटरेस्ट में लिया गया है बाय टेकिंग इन द कंसिडरेशन ऑफ द फिशरमैन फोक। और ये रीज़न दिया गया है इट विल गिव इनफ टाइम फॉर द फिश टू ब्रीड। तो एक स्पेसिफिक सीजन होता है किसी भी कोस्टल रीजन में जहाँ पे उस समय फिशिंग नहीं किया जाता है क्योंकि अगर आप उस समय फिश करेंगे यू माइट कैच सम फिश, बट उस समय ब्रीडिंग सीजन के कारण जो फिश का आने वाले सीजन में पॉपुलेशन है वो घट जाएगा। यू विल मोस्ट प्रोबेबली कैच द जुवेनाइल फिश जो इवेंचुअली रिप्रोडक्टिव साइकिल में आने के बाद विल प्रोड्यूस मोर फिश। तो फिशरमैन ये करते हैं कि कुछ 1-2-3 हफ्ते का गैप लेते हैं टू लेट देम ब्रीड एंड हैव सफिशिएंट नंबर। नहीं तो अगर ओवर एक्सप्लॉयटेशन होगा तो मरीन रिसोर्सेज का जो रिसोर्स है वो हर सीजन के बाद डिग्रेड होता जाएगा, कम होता जाएगा एंड इट विल अकर फाइनेंशियल लॉसेस और इवन बियॉन्ड दैट जो मरीन इकोलॉजी है उसको भी हार्म करेगा। अब एक सिंपल सा न्यूज़ इजराइल गाजा पे जो कि एक मेनेस बन सकता है फॉर द रीजन। तो यहाँ पे राइटर ये कह रहे हैं कि रिसेंटली पोलियो का स्ट्रेन मिला है इन द सूअर्स ऑफ गाजा। पोलियो जो वाइल्ड पोलियो वायरस है वो पूरे दुनिया में सिर्फ 2-3 जगह ही एग्जिस्ट करता है, इसीलिए बहुत लिमिटेड आउटब्रेक है। पूरे दुनिया में ऑलमोस्ट पोलियो के वाइल्ड वायरस पे कंट्रोल हम लोग पा लिए हैं, बट वो अफगानिस्तान और रूरल पाकिस्तान में एग्जिस्ट करता है। तो उनका ये कहना है कि अभी जो सुअर का जो सैंपल मिला है उसमें टाइप 2 पोलियो वायरस है जो कि वैक्सीन डिराइव्ड है। दैट एसेंशियली मीन्स इज जो पोलियो वायरस मिला है वो डीएक्टिवेटेड या डेड पार्टिकल्स होते हैं जो कि एक मेमोरी क्रिएट करते हैं इन द इम्यून सिस्टम टू एक्ट व्हेन द वायरस इज एक्टिव। तो ये मिलने के बाद उनका आर्ग्यूमेंट ये है कि ये इसीलिए मिला बिकॉज जो एग्जिस्टिंग हेल्थ सिस्टम है गाजा का वो इजरायली बॉम्बार्डमेंट के कारण कोलैप्स हो गया है। तो उसके बाद वो और एलाबोरेट में बताते हैं कि वॉर ओवरऑल इकोलॉजिकल एस्पेक्ट को हार्म करता है, जो हम सभी जानते हैं। जो पूरा एंटरप्राइज है फ्रॉम द फर्स्ट बुलेट बीइंग मेड और द आर्टरी बीइंग जनरेटेड, वो पूरा इकोसिस्टम इट इज हार्मफुल फॉर द क्लाइमेट और ग्लोबल वार्मिंग। ये ऑब्वियस कॉमन सेंस है। और इवेंचुअली बट उनका आर्गुमेंट यहाँ खत्म नहीं होता है। ही गोज ऑन टू से कि वॉर के जो टॉक्सिक एलिमेंट्स है, जो वॉर खत्म होने के जनरेशंस रहते हैं, जो केमिकल एलिमेंट्स है वो जनरेशंस रहेंगे एंड विल हार्म द पॉपुलेशन आफ्टर 5 to 10 years। तो दीज कंडीशन जो इजराइल के एक्शन के कारण हुआ है, इट हैज लेड टू ह्यूमन कैटास्ट्रोफी और मे बी इट विल कॉज इनटू अनदर आउटब्रेक ऑफ पोलियो इन द रीजन। और उनका ये फर्दर ये आर्ग्यूमेंट है कि गाजा में इजराइल इज ब्लॉकिंग द हेल्थ एड, इट विल क्रिएट मोर कैटास्ट्रोफिक रिजल्ट। और क्योंकि पोलियो वायरस ह्यूमन सिस्टम में ही सस्टेन कर सकता है और वहीं रिप्लिकेट होता है, मल्टीप्लाई होता है, तो अगर ये ह्यूमन कैटास्ट्रोफी और दिन चला तो होल सिस्टम विल कोलैप्स और बहुत ज़्यादा नुकसान होगा गाजन्स को और मे बी दिस epidemic will be transferred to Israel। यहां पे एक बहुत अच्छा आर्ग्यूमेंट उनका है कि ये एक लेवल पे एलिगेशन ही है बट इट कैन बी नोन एज अ
content for us to quote somewhere. Even if there is no biological warfare involved in Gaza. बट पोलियो वायरस मिलने से ये पता चलता है कि इजराइल ने ऐसे कंडीशन बना दिए हैं कि अब बायोलॉजिकल इंटिटीज जो कि सप्रेस थी बहुत दिन तक, इट मे गेट एक्टिवेटेड and affect the children of the place or Gaza. It would mount to biological warfare. तो एक इम्पॉर्टेंट चीज इसमें देखने वाला है कि हम लोग ये देख रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग के कारण जो बहुत दिन से साइलेंट वायरस थे वो रीएक्टिवेट हो रहे हैं एंड इट माइट कॉज अनदर एपिडेमिक और आउटब्रेक ऑफ सम अननोन वायरस जिसके बारे में हमें शायद पता नहीं है और उसका रोकथाम या वैक्सीन भी हम लोगों ने डेवलप नहीं किया है. तो इस सिस्टम को हम लोग ना छेड़े, इकोलॉजिकल बैलेंस को और इकोसिस्टम को, सो दैट वी कैन बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम अननोन डिजीज जो मे भी हमारे ही एक्शन से हमें हार्म करते हैं. अब आज का सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे वैल्यूएबल आर्टिकल जो एक प्रोफेसर ने लिखा है, और हु इज़ द प्रिविलेज दलित, ये ऑब्वियसली एक सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट पे है. तो शी गोज ऑन टू से कि रिजर्वेशन एज ए कॉन्स्टिट्यूशनल मेजर टू इंश्योर सोशल एम्पावरमेंट, यही एजेंडा था कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स का कि ये सोशल एम्पावरमेंट का टूल बनेगा. इट वॉज नॉट मेंट टू बी इनडेफिनिट, ये हमेशा चलने के लिए नहीं बना था, या ये बना था कि ये एक ऐसा टूल है कि जो सोशल एम्पावरमेंट ला देगा और एक इक्वल सोशल स्टैंडिंग पे लोग आ जाएंगे, उसके बाद हमें इसकी ज़रूरत नहीं रहेगी. बट ऐसा हो नहीं पाया और अभी भी ये चल रहा है. सो द राइटर एग्रीज दैट द रिजर्वेशन पॉलिसी नीड्स अ रिविजिट, जो वो सही कहती हैं, और जजमेंट को उन्होंने नोबल बताया. अब उनका क्वेश्चन राइज होता है कि क्रीमी लेयर का जो आर्गुमेंट सुप्रीम कोर्ट ने रखा है, इस पर डिबेट होना चाहिए, इस पर डिस्कशन होना चाहिए, और इस पे ही उनका पूरा आर्गुमेंट बेस्ड है. तो उनका पहला आर्गुमेंट ये है कि अनटचेबिलिटी में भी अब उस फॉर्म में नहीं है, बट उसका मैनिफेस्टेशन अब इंटेंजिबल फॉर्म में है. मतलब आपको कोई जाति सूचक शब्द से भले डेजिग्नेट ना करे या गाली ना दे, बट उसका एक्टिविटी आपके साथ या उसका इंटरेक्शन आपके साथ वो जाति को ध्यान में रख के ही होता है, ऐसा उनका आर्गुमेंट है, और ऐसा बहुत लोग फेस करते भी है. अब उनका एक आर्गुमेंट है कि वी हैव पास्ड 7 decades ऑफ रिजर्वेशन. हाउ मेनी लॉ फर्म्स और चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म्स डू वी सी इन मॉडर्न इंडिया लेड बाय पीपल फ्रॉम शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब. और उनका एक और बड़ा अच्छा आर्गुमेंट है, व्हाई ऑल द मैनुअल सीवर क्लीनिंग डेथ्स अकर फ्रॉम द सेम कास्ट. जो कि ये सारे पॉइंटर्स बहुत अच्छे हैं टू सब्सटैंशिएट योर आर्गुमेंट कि अभी भी रिजर्वेशन का आउटकम, सोशल आउटकम वैसा नहीं रहा है जैसा कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर्स ने सोचा था. अब उनका आर्गुमेंट आगे बढ़ता है कि ये सही है कि रिजर्वेशन उन्हीं को मिलना चाहिए जो सबसे ज़्यादा डिजर्विंग है, या जिनको मिलना चाहिए, जिनको सोशल बेनिफिट उसका सबसे ज़्यादा नीड है. तो इफ मैनुअल इज नॉट डिटरमाइंड, इट विल गो ऑन फॉर मैनिपुलेशन फॉर इलेक्टोरल एंड पॉलिटिकल नंबर्स. तो उनका यह है कि अगर क्रीमी लेयर का डेजिग्नेशन पहले से नहीं होगा या डिटरमाइंड नहीं होगा, तो ये इलेक्टोरल एंड पॉलिटिकल नंबर्स के लिए यूज किया जाएगा. ये क्रीमी लेयर का आर्ग्यूमेंट. उनका फर्दर आर्ग्यूमेंट है कि मे बी कुछ बेटर जिनका रिजर्वेशन का बेनिफिट मिल गया, उनको एक लेवल पे इकोनॉमिक बेनिफिट मिल रहा है उसका, वो भी एक सेक्शन के लिए. बट इफ यू वांट टू एलिमिनेट दिस थिंग, we need to think in the form, we need to address the issue of exclusion किसका, जो genuinely इस social progress से excluded है.
she goes on to say, if one family progresses economically, it does not have get away the dignity faced. इनका मतलब सिंपल है कि अगर कोई इकोनॉमिकल प्रोग्रेस भी हो जाता है फ्रॉम शेड्यूल कास्ट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, ऐसा नहीं है कि उनका कोई इनडिग्निटी फेस नहीं करना पड़ता है. दे स्टिल हैव टू फेस सम लेवल ऑफ इनडिग्निटी समवेयर इन देयर लाइफ. मेयर इकोनॉमिक एडवांसमेंट डज नॉट गारंटी सोशल मोबिलिटी. तो ये आर्ग्यूमेंट बहुत सही है उनका, और ये हमारा आर्ग्यूमेंट आंसर में सब्सटैंशिएट करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर रिजर्वेशन से सोशल चेंज आता या लोगों का माइंडसेट बदलता तो अब तक बदल चुका होता, बट इट हैज़ नॉट अकर्ड. दैट एसेंशियली मीन्स कि इकोनॉमिक प्रोग्रेस तो किसी सेक्शन में तो आया है, भले ही बहुत छोटे सेक्शन में आया, बट आया है, बट वो इट डज नॉट गारंटी, इट हैज़ नॉट ट्रांसफर्ड इनटू सोशल मोबिलिटी. सो उनका अब आर्ग्यूमेंट आगे बढ़ता है, ही अग्रीज टू कास्ट सर्वे सो दैट देयर कुड बी एम्पेरिकल डेटा, जिसके बेसिस पे एक क्रीमी लेयर का नॉर्म बनेगा और वो कलेक्टिवली इम्प्लीमेंट होगा इन द स्टेट्स, और इवेंचुअली वो एक नेशनल पॉलिसी बन के आएगा. यहाँ पे एक सिंपल सा चार्ट है दैट शी इंटेल्स कि ये सारे इंपॉर्टेंट एजेंडाज थे फॉर अफर्मेटिव एक्शन दैट वुड हैव ट्रांसलेटेड इनटू समथिंग जिससे सोशल इक्विटी और सोशल चेंज आता. तो पहला अफर्मेटिव एक्शन फॉर, पहला है कि एक लेवल प्लेइंग फील्ड बने, एजेंडा था, इट वुड क्रिएट अ लेवल प्लेइंग फील्ड इन एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट फॉर अ डिसएडवांटेज सेक्शन ऑफ द सोसाइटी. और उसका दूसरा एजेंडा था टू हैव डिस्टिंक्ट पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन, बिकॉज हम लोगों के सोसाइटी में पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन जैसा कभी इनका पॉलिटिकल स्टैंडिंग नहीं रहा था इस सेक्शन का, इसलिए पहले ही कॉन्स्टिट्यूशनल फेमर्स ने उनके लिए एक कुछ सीटें रिजर्व कर दी सो दैट देयर कुड बी पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन एट द हाईएस्ट लेवल. और ये रिजर्वेशन सिर्फ किसी को बेनिफिट देने के लिए नहीं था, इट वाज रिकॉग्निशन ऑफ द हिस्टोरिक इनजस्टिस. अब किसी को एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट मिलता है या रिजर्वेशन मिलता है तो इट एड्स द इंटेलेक्चुअल ग्रोथ ऑफ दैट सेक्शन. वो फिर परमेट होता है, इट इन्फ्लुएंसेस ऑल द पीपल ऑफ द सेक्शन ऑफ द सोसाइटी जो कि उसका बेनिफिट मिल रहा है, तो इंटेलेक्चुअल ग्रोथ में उनको पुश करेगा, उनको एड करेगा. और उसके बाद it attempts to address the agenda of social rehabilitation. That essentially means is कि कोई एक सेक्शन अगर सोशली एक्सक्लूड कर दिया गया है तो इसका अफर्मेटिव एक्शन का मेन एजेंडा था कि उनको सोशल रिहेबिलिटेशन उसी सोसाइटी में दिया जाए जिनसे वो एक्सक्लूड कर दिए गए थे फॉर सेंचुरीज, और दिस वुड गिव देम अ बेटर सोशल स्टैंडिंग इन upcoming decades or maybe generations. और उनका she concludes her argument that the whole agenda was to provide social equity that essentially means कि एक social standing, everyone is equal, या सबको सोसाइटी में एक पार्टिसिपेंट है, everybody is equal, और इसी के बेसिस पे सोशल इक्वालिटी हम लोग एम कर रहे थे. हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल फेमर्स का मेन एजेंडा यही था. अब नेक्स्ट एक स्टेटमेंट है ऑनरेबल गवर्नर ऑफ वेस्ट बंगाल का. उनका कहना है कि द कॉन्सेप्ट ऑफ पैसिव गवर्नर इज गॉन. दैट एसेंशियली मीन्स इज नाउ द गवर्नर्स विल बी वेरी एक्टिव to interact with the people and will communicate their ideas directly to the people. He goes on to say कि the chief minister would be the front face of the government and the nominated governor would be a friend, philosopher and guide to the elected representative. So we can expect in upcoming years कि role of governor को चेंज किया, एक्टिवेट किया जा रहा है, चेंज किया जा रहा है उनको. उसका रोल जो हिस्टोरिकली रहा है बहुत सालों से, बहुत डेकेड से, वो अब इवॉल्व होगा, वो चेंज होगा. इस स्टेटमेंट से हम लोग यही जानते हैं. और एक फनी न्यूज,
Thieves strip Mumbai roads manhole covers, BMC plant sensors. गटर के ढक्कन मुंबई में चोर चुरा रहे हैं. It is not a bridge in some obscure place in Bihar. It is a sewer manhole cover in Mumbai, and for protecting those manhole covers, BMC is installing sensors. Thank you very much.